ऐसे कर्म कमाए होया चरना तो दूर। बख्शो चरना दे दूर, एहो मंगा मेहरा वाले साइया रखी चरना दे कोल। मेरा वाले साइया रखी चरना दे कोल। मेरा वाले साइया रखी चरना दे कोल। मेरा वाले साइया रखी चरना दे कोल। वसी अखियां दे कोल रखी चरना दे कोल। वसी अखियां दे कोल रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा किन्नू। मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा किन्नू। फूल न दफ्तर ऐ बावाले दर तो तक न मैनू। चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया कहें जहाँ मैनू होर न कोई मैं जहे लख तैनू। जहाँ मैनू होर न कोई मैं जहे लख तैनू। जे मेरे विच ऐब न हुंदे तू बख्शिंदा किन्नू। जे मेरे विच ऐब न हुंदे तू बख्शिंदा बख्शिंदा किन्नू रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया
कोई नहीं मेरी थाओ शरीर दे उस तो भी वध गुनाहो जे रोम शरीर दे उस तो भी वध गुनाहो उस तो भी वध गुनाहो रखी चरना देखो मेरा वालिया साइया रखी चरना देखो मेरा वालिया साइया रखी चरना देखो मेरा वालिया वेख न लेख मते दे मेरे कर्मा वल न जावी वेख न लेख मते दे मेरे कर्मा वल न जावी रखी लाज बिरद दी सतगुर अपनी भगति लावी रखी लाज बिरद दी सतगुर अपनी भगति लावी अपनी भगति लावी रखी चरना दे बोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे बोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे बोल मेरा वालिया हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। की हाल चाल? वधिया हो सारे? औखे वेले को नहीं नवाब नबीर नवाहो औखे वेले को नहीं नवाब नबीर नवाहो सबे तक्का देवंदे सबे तक्का देवंदे मेरी कोई न पकड़े बाहो सबे तक्का देवंदे मेरी कोई न पकड़े बाहो कोई न पकड़े बाहो रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। चलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। की हाल चाल? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए। राम राम जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। क्या हाल चाल हैं मेरे दोस्तों आप सभी के? हाँ जी, गुड मॉर्निंग आकाश, गुड मॉर्निंग अलंकृता, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। गुड मॉर्निंग वैष्णवी, गुड मॉर्निंग अर्पिता, गुड मॉर्निंग ध्रुव सर जी, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूं, आप सब सुनाएं, आप सब कैसे हैं जी? राम राम जी, राम राम। चलो आ जाओ सारे बच्चे, फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, कल हम वैसे रात को ही मिले थे,
अब अगर कई बच्चों को नहीं पता हम कब मिले थे, क्योंकि होता है ना कि सर कल आपने क्लास नहीं ली, ठीक है, परसों क्लास नहीं ली, तो बता दूं परसों भी हमारी क्लास हुई थी, कल भी हमारी क्लास हुई थी। परसों वाईफाई यहाँ पे आ नहीं रहा था, तो उसके चक्कर में मैंने वो क्लास रिकॉर्ड करके डाली थी। और अगर बात करता हूँ कल, तो कल रात को हम 11 बजे यहाँ पे लाइव आए थे, तो 11 बजे कल हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, वो भी हमारी क्लास यहाँ पे है। ठीक है ना। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। तो कल हमने किसकी रिवीजन स्टार्ट की थी? तो कल हमने रिवीजन स्टार्ट की थी आरसीएम की। ठीक है ना, कल हमने आरसीएम की रिवीजन स्टार्ट की थी, और आरसीएम में आई थिंक 13 केस हमारे हो चुके थे। ठीक है ना, आरसीएम में आई थिंक 13 केस हमारे हो चुके थे। 13 केसेस जो है वो हमने आरसीएम के अंदर कंप्लीट कर लिए थे, कि कौन कौन सी सर्विस पे आरसीएम लगेगा, वो 13 केस हम यहाँ पे देख चुके थे। अब वो 13 केस कौन कौन से हैं, तो एक बार फटाफट से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, एक बार 13 केस कौन कौन से हैं, एक बार फटाफट से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। आ जाओ फटाफट से। सर जी नींद पूरी हो गई आपकी? तो नींद में क्या भाई, कितने घंटे सोना होता है भाई? उसके जब मैं क्लास खत्म हुई ना, उसके बाद भी मैं 1 घंटे बाद सोया था। 1 बजे सोया, अपना 5:30-6 बजे उठ गया जी। नींद तुम्हारी कितने घंटे के अंदर पूरी होती है? आई थिंक मेरे को लग रहा है कम से कम तुम्हें 10 से 12 घंटे तो चाहिए नींद पूरी करने के लिए, है ना। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। तो अभी तक हमने यहाँ पे कौन कौन सी एंट्री कंप्लीट कर ली थी, यहाँ पे एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक हमने रेंटिंग यहाँ तक कंप्लीट किया था। रेंटिंग मतलब मेरे ख्याल से 13 एंट्री हमारी यहाँ पे खत्म हो चुकी थी, है ना। 13 एंट्री हमारी यहाँ पे खत्म हो चुकी थी। तो एक बार फटाफट से यहाँ पे रिकॉल करते हैं कि 13 एंट्री हमारी कौन कौन सी यहाँ पे निकल के आती है। लो जी, एक तो सबसे पहली एंट्री हमने यहाँ पे कवर की थी। फर्स्ट एंट्री जो थी वो स्पॉन्सरशिप की सर्विस थी, कि स्पॉन्सरशिप की सर्विस पे गवर्नमेंट कहती है आरसीएम लगेगा। फिर सेकंड गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो आपकी डायरेक्टर की सर्विस है, ठीक है ना, जो आपकी डायरेक्टर की सर्विस है, तो डायरेक्टर की सर्विस पर भी गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे आरसीएम लगेगा। ठीक है ना, डायरेक्टर की सर्विस पर भी आरसीएम लगेगा। तीसरा फिर गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपनी, कॉपीराइट की सर्विस है, वहां पर भी आरसीएम लगेगा। फोर्थ गवर्नमेंट फिर ये बात कहती है कि ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में आरसीएम है, बट यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज का अगर ऑप्शन लेना है तो फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन भी यहाँ पे ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। फिर पांचवा पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? पांचवा पॉइंट निकल के आ रहा है इंश्योरेंस एजेंट। जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं उनकी सर्विस पर भी गवर्नमेंट कहती है आरसीएम लगेगा। फिर बाकी 5 सर्विस जो है वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। अब 5 सर्विस बैंकिंग सेक्टर वाली कौन कौन से निकल के आती हैं? तो 5 सर्विस बैंकिंग सेक्टर वाली जो हैं, सबसे पहला जो हो गया इंडिविजुअल डीएसए की सर्विस, उस पर गवर्नमेंट कहती है आरसीएम लगेगा। फिर दूसरा रिकवरी एजेंट की सर्विस पे गवर्नमेंट कहती है आरसीएम लगेगा। फिर ओवरसीइंग कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, अगर वो आरबीआई को सर्विस दे रहे हैं उस केस में आरसीएम लगेगा। फिर अगर बिजनेस फैसिलिटेटर, अरे स्क्रीन दिखा दूंगा, अभी तुमने स्क्रीन करनी क्या है, कल तो तुमने पढ़ा था यहाँ पे, ये लो स्क्रीन देख लो पहले, ये लो जी। तो फिर अगला पॉइंट ये निकल के आता है कि जो हमारे बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं, तो बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस देते हैं उस केस में आरसीएम लगेगा। फिर बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस देंगे उस केस में आरसीएम लगेगा। ये 5 सर्विस हमारी बैंकिंग सेक्टर वाली यहां पे निकल के आती है। क्लियर हो गया जी। फिर अगला 3 सर्विस हमने और कौन सी की? वो हमने की रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहला हमने बोला कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग अगर गवर्नमेंट दे रही है, मतलब अगर गवर्नमेंट ये सर्विस दे रही है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रही है फिर तो वो एग्जम्प्ट है। बट अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही है उस केस में फिर गवर्नमेंट ने कहा था आरसीएम की बातें वहां पे हो सकती हैं। तो ये हमने पहला पॉइंट कंप्लीट किया। सेकंड, फिर अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब अगर रहने वाला घर किराए पर दिया जा रहा है। अब अगर रहने वाला घर कमर रहने के लिए किराए पर दिया जाएगा, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, फिर तो वो एग्जम्प्ट होगा। बट अगर रहने वाला घर कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पर दिया जाएगा, और अगर कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पर दिया जा रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पर दिया जाएगा उस केस में आरसीएम की बातें हो जाएंगी। ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। ठीक है, उसके बाद फिर अगला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। इट मींस अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है उस केस में क्या है? तो यहां पर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देगा उस केस में अब गवर्नमेंट कहती है आरसीएम लग जाएगा। उस केस में जीएसटी जो है वो ये पर्सन पे करेगा, ये पर्सन पे नहीं करेगा। ये बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है,
रजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देगा, उस केस में आरसीएम की बातें हो जाती हैं। ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब ये सारी बातें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली और 13 एंट्री अभी तक हमने यहाँ पे रिवाइज की है, ठीक है ना। 13 एंट्री जो है अभी तक हमने यहाँ पे रिवाइज की है। अब अगली एंट्री जो यहाँ पे निकल के आ रही है, वो एंट्री यहाँ पे निकल के आ रही है, दैट इज एडवोकेट की सर्विस या आर्बिटल ट्राइब्यूनल जो होते हैं उनकी सर्विस पे रिवर्स चार्ज कब लगेगा जी। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है, हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर कोई एडवोकेट लीगल सर्विस दे रहा है, अच्छा एडवोकेट में कौन कौन आएगा, तो गवर्नमेंट कहती एडवोकेट हो सकता है, सीनियर एडवोकेट हो सकता है, या एडवोकेट की फर्म हो सकती है। भाई एडवोकेट हो सकता है, सीनियर एडवोकेट हो सकता है, या एडवोकेट की फर्म हो सकती है। तो गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि अगर कोई एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट की फर्म अगर ये लोग सर्विस देंगे, उस केस में आरसीएम की बातें हो सकती हैं। फिर सेकंड केस गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो आपका आर्बिटल ट्राइब्यूनल होता है, सर आर्बिटल ट्राइब्यूनल कौन होता है, जो आपके पर्सनल डिस्प्यूट होते हैं उनको रिजोल्व करवाने की जो सर्विस देता है वो आर्बिटल ट्राइब्यूनल होता है। तो अगर आर्बिटल ट्राइब्यूनल सर्विस दे रहा है, उस केस के अंदर भी आरसीएम की बातें हो रही हैं। अगर मान लो कोई एडवोकेट सर्विस दे रहा है या एडवोकेट की फर्म सर्विस दे रही है, उस केस के अंदर भी आरसीएम की बातें हो रही हैं। बट क्वेश्चन ये आरसीएम लगेगा कब। अब यहां पे एक बार चेक करो, देखो जी, हेलो, अब एक बार यहाँ पे सारे चेक करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय कौन कौन जी। पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं आर्बिटल ट्राइब्यूनल। अब अगर सर्विस दे रहा है आर्बिटल ट्राइब्यूनल, किसको दे रहा है, या तो देगा बिजनेस एंटिटी को या वो देगा नॉन बिजनेस एंटिटी को। अब अगर आर्बिटल ट्राइब्यूनल नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, फिर तो गवर्नमेंट ने कहा वो एग्जम्प्ट है, उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं। मतलब आर्बिटल ट्राइब्यूनल ने किसी पर्सनल पर्पस को पर्सनल पर्पस के लिए कोई सर्विस दी है, तो गवर्नमेंट ने कहा एग्जम्प्ट है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। अगर आर्बिटल ट्राइब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आर्बिटल ट्राइब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है और बिजनेस एंटिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो फिर तो एग्जम्प्ट है। बट अगर मान लो बिजनेस एंटिटी अदर देन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं है, अदर देन गवर्नमेंट है। अब अदर देन गवर्नमेंट में दो केस हैं, या तो उनकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक होगी या टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होगी। अब अगर उनके टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तो भी एग्जम्प्ट है। अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है फिर वो टैक्सेबल होगा और आरसीएम में टैक्सेबल होगा। तो आरसीएम की बातें सिर्फ यहां पे हो रही हैं। तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, क्रक्स ये निकल के आ रहा है, हेलो भाई साहब क्रक्स सुनो, क्रक्स, ओए क्रक्स वाले बच्चों क्रक्स सुनो। अगर एक आर्बिटल ट्राइब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा और वो बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तब आर्बिटल ट्राइब्यूनल की सर्विस पे जीएसटी लगेगा और आरसीएम लगेगा। अगर एक आर्बिटल ट्राइब्यूनल, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर एक आर्बिटल ट्राइब्यूनल अगर सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को और उस बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तो उस केस में गवर्नमेंट कह रही है हम टैक्स लगाएंगे आरसीएम वाले केस में, बाकी किसी भी केस में टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। और मैं फिर कह दूं सर, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपने पहले पढ़ी होंगी। देखो पहली बार पढ़ रहे हो तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी हम रेगुलर लेक्चर के अंदर बहुत टाइम लगा चुके हैं, ठीक है ना। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा समझ के चलना कि जो हमने रेगुलर लेक्चर के अंदर हमारे कम से कम 70-80 घंटे लगते हैं, उसको हमें कोशिश करनी है 20 या 25 घंटे के अंदर रिवाइज करने की, ठीक है ना। एक बार फिर लास्ट टाइम बोल देता हूं, एक बार फिर लास्ट टाइम बोल देता हूं। अगर एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल किसी ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जिस बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तभी आरसीएम लगेगा और किसी भी केस में आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो, ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की बात यहां पे आती है। अब यहां पे आ जाओ एडवोकेट वाले केस में क्या चाहिए। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर एक इंडिविजुअल एडवोकेट या एडवोकेट की फर्म, मतलब या तो इंडिविजुअल एडवोकेट या एडवोकेट की फर्म, अब अगर एक इंडिविजुअल, अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है इंडिविजुअल एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट में फर्क होता है।
मतलब जो इंडिविजुअल एडवोकेट होते हैं और जो सीनियर एडवोकेट होते हैं उसके अंदर फर्क होता है। अब अगर आप में आपके घर में कोई, आपके घर पड़ोस में नोन में कोई एडवोकेट है, उनको पता होगा सीनियर एडवोकेट जो होता है वो कुछ टाइम के एक्सपीरियंस के बाद बनते हैं और कई लैंडमार्क जजमेंट उनकी होनी चाहिए, तब जाके वो सीनियर एडवोकेट बनते हैं जी। तो सीनियर एडवोकेट अलग होता है, इंडिविजुअल एडवोकेट अलग होता है। इंडिविजुअल एडवोकेट का मतलब होता है कि नॉर्मल एडवोकेट, जैसे आपने कहीं नाम सुना कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, ठीक है। फिर आपका और अपना कौन सा वो अपना एक मेहता मेहता करके एडवोकेट हैं। ये सारे के सारे कौन है? ये सारे के सारे सीनियर एडवोकेट हैं। तो यहां पर अभी मैं सीनियर एडवोकेट की सर्विस की बात नहीं कर रहा, यहां पर बात कर रहा हूं जो नॉर्मल एडवोकेट है या एडवोकेट की फर्म है, अगर वो सर्विस दे रही है। अब अगर ये सर्विस दे रहे हैं, चेक करो, अगर ये सर्विस दे रहे हैं नॉन बिजनेस एंटिटी को तो एग्जम्प्ट है। मान लो किसी एडवोकेट ने आपको सर्विस दी, आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप नॉन बिजनेस एंटिटी हो, वो एडवोकेट जो भी फीस चार्ज करेगा उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर अगर एक ये लोग सर्विस दे रहे हैं बिजनेस एंटिटी को, अब बिजनेस एंटिटी में तीन केस हैं, या तो एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहे हैं, या एडवोकेट की फर्म एडवोकेट को सर्विस दे रही है, या फिर एक एडवोकेट फर्म को सर्विस दे रहा है, या एक एडवोकेट की फर्म दूसरे एडवोकेट की फर्म को सर्विस दे रही है। इट मींस इनका आपस में आदान प्रदान हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट कह रही है एग्जम्प्ट है। भाई अगर इनका आपस में आदान प्रदान हो रहा है फिर गवर्नमेंट कह रही है वो एग्जम्प्ट है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर अगर ये एडवोकेट सर्विस दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट एजेंसी को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो भी गवर्नमेंट ने कहा जी एग्जम्प्ट है, उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी यहां पे नहीं। क्या बात समझ में आ रही? अच्छा, अगर फिर ये एडवोकेट सर्विस दे रहे हैं, किनको सर्विस दे रहे हैं? अदर बिजनेस एंटिटी को, मतलब इनको छोड़ के, फिर वही दो केस, या तो टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से तक है तो एग्जम्प्ट है, अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है तो टैक्सेबल होगा आरसीएम में। सर जी क्रक्स बताओ यार। हेलो भाई साहब, क्रक्स बताओ, क्रक्स क्या है? क्रक्स क्या निकल के आएगा क्रक्स? सर कैपिटल गेन में अमेंडमेंट वाली, कैपिटल गेन में कौन सी अमेंडमेंट है जी? कैपिटल गेन के चैप्टर में कौन सी अमेंडमेंट आ गई? जो अमेंड जो भी लास्ट टाइम बैच में एप्लीकेबल था कैपिटल गेन, वही सेम एप्लीकेबल है जी, उसके अलावा कैपिटल गेन में कोई अमेंडमेंट नहीं है जी। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक बार इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे सुनो क्या कह रहा है। क्रक्स क्या निकल कह रहा है? क्रक्स ये निकल कह रहा है कि अगर एक एडवोकेट या एडवोकेट की फर्म एक बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है और ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तब जीएसटी लगेगा और आरसीएम में लगेगा। क्रक्स बस इतना सा निकल के आ रहा है जी। क्रक्स बस इतना सा निकल के आ रहा है जी। नहीं दुर्गेश, वो एडिशनल पोर्शन जो है वो अलग से कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर मान लो यहाँ पर बिजनेस एंटिटी है, उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, उस केस में फिर गवर्नमेंट करी यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, अब अगर बात करते हैं सीनियर एडवोकेट की, किसकी बात करते हैं? सीनियर एडवोकेट। अब सीनियर एडवोकेट का मतलब क्या है सर? ये तो सर तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अरे मेरे बच्चे, थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन वाली थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है क्या? 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। जीएसटी में थ्रेशोल्ड लिमिट कौन सी है? वही तो है, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, जो हमने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में की हुई है, तो उसी लिमिट की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ जी। अब यहाँ पे सीनियर एडवोकेट वाला केस देखो। अब अगर सीनियर एडवोकेट अगर सर्विस दे रहा है नॉन बिजनेस एंटिटी को तो एग्जम्प्ट है, अगर वो सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को और अगर वो बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट है तो एग्जम्प्ट है, अगर वो अदर बिजनेस एंटिटी है, अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तो एग्जम्प्ट है, अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो यहाँ पे टैक्सेबल होगा और आरसीएम में टैक्सेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है एडवोकेट की सर्विस का। अब ऐसा करता हूं, मैं तुम्हें यहां पे क्वेश्चन दिखाता हूं और इसमें से ना एक क्वेश्चन में गलती है, आप मुझे बताना किस क्वेश्चन में गलती है। ये लो पकड़ो। अब एक बार पहले ऊपर वाले दोनों केस देखो और मुझे बताओ क्या ये दोनों केस सही हैं? देखो यहां पर सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसीवर, कितनी फीस चार्ज की है, आपको बताना है जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा।
हाँ जी, इन दोनों केस में कोई डाउट तो नहीं है? पहले मेरे को ये बताओ, इन दोनों केस में कोई डाउट तो नहीं है आपको? पहले ये दोनों केस देख लो आप। हाँ जी, कर दूं ऊपर? अरे पहला गलत है, पहला गलत है। एक बच्चा कह रहा है सर पहला गलत है, एक बार पहला देखना क्या है। फॉर्म ऑफ एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया, उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, तो उसमें आरसीएम लगेगा। क्या गलत है भाई इसमें? हेलो भाई साहब, क्या गलत है ये बताना एक बार जी। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? नालायक बच्चे कह रहे पहला गलत है। अब नेक्स्ट चेक करो जी, नेक्स्ट चेक करो। क्वेश्चन सबके हो चुके हैं जी, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, नोट फॉर ऑल वाली सीरीज में दोनों के क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ जी, बोलो भाई, इसमें कोई डाउट जी? डन। इन इन पांचों क्वेश्चन में बताओ कौन सा गलत और कौन सा सही है, या सारा सही है जी? बताओ। फोर वाला, फोर वाला। मिस्टर ए है, सीनियर एडवोकेट है। अब एक सीनियर एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट को सर्विस दिया, उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, तो वो एग्जम्प्ट है ना भाई। अगर एक सीनियर एडवोकेट एक एडवोकेट को सर्विस दे रहा है और वो बिजनेस एंटिटी है, उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, तो वो एग्जम्प्ट हो गया ना। फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, तो उस केस में एग्जामिशन में है जी। एक बच्चा कह रहा है थर्ड गलत है, थर्ड भी सही है जी। एक एडवोकेट एडवोकेट की फर्म को सर्विस दे रहा है, तो एग्जम्प्ट होगा ना भाई। मैंने कहा था कि एडवोकेट अगर फर्म को सर्विस दे रहा है और अगर फर्म एडवोकेट को सर्विस दे रही है, तो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में है। वही सेम बात यहां पे निकल के आ रहा है कि अगर मान लो एक एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, उस केस में एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में है, कोई भी टैक्सेबिलिटी यहां पे नहीं है जी। सारे सही हैं यार नालायकों, सारे सही हैं, एक भी गलत यहां पे नहीं है। बस गलत ढूंढने में लग जाओ कि कोई तो गलत होगा भाई, भाई कोई तो गलत होगा भाई, भाई सब ढूंढ के रहूंगा। अरे कोई गलत नहीं है इसके अंदर, सारे के सारे यहां पर पॉइंट बिल्कुल सही है जी, कोई गलत नहीं है नालायक। हाँ बिल्कुल हो जाएगा बाबू भैया, हो जाएगा। चलो, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। नेक्स्ट एंट्री यहां पे चेक करो। अब नेक्स्ट एंट्री यहां पे निकल के आ रहा है लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, आपको पता है शेयर्स डिवेंचर आप इनकी भी लेंडिंग कर सकते हो, पता है आपको ये बात? आपने अगर सिक्योरिटी लॉ के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो सिक्योरिटी लॉ में अगर आपको पता हो, तो सिक्योरिटी लॉ में ये बताया गया है जो अभी आपके सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, इनको भी आप लेंडिंग पे दे सकते हो। तो अगर इनको भी आप लेंडिंग पे दे सकते हो, तो फिर गवर्नमेंट ये बात कहती है कि लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी की सर्विस के ऊपर भी आरसीएम है। इट मीन अगर कोई लेंडर मान लो बोरोर, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर कोई लेंडर बोरोर को लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी की सर्विस दे रहा है, उस केस में बोरोर यहां पे जीएसटी पे करेगा, लेंडर यहां पे जीएसटी पे नहीं करेगा। बस ये बात ध्यान दो। तो लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी की सर्विस के ऊपर भी आरसीएम है। ठीक है जी सर, ये बैच कब तक चलेगा? आई थिंक 3 या 4 लेक्चर और चलेगा जी, बस 3 या 4 लेक्चर के बाद ये बैच खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखो आगे फिर सिक्योरिटी सर्विस। अरे सिक्योरिटी सर्विस कौन सी होती है?
आपने देखा होगा एक बहुत सारी सिक्योरिटी सर्विस होती है जो अपने मतलब एटीएम के बाहर देखे होंगे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, और इवन एक वो है निम्बस अपना सिक्योरिटी सर्विस। तो इवन जितने भी सिक्योरिटी गार्ड देखे होंगे आपने, उनके वहां पे उनकी कंपनी का नाम लिखा होता है कि ये एजेंसी के थ्रू ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। और बड़ी बड़ी कंपनी वाले सिक्योरिटी सर्विस लेते हैं एजेंसी के थ्रू। तो अगर कोई सिक्योरिटी सर्विस दी जा रही है उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, वो यहां पे बात हो रही है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है जी, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडेड बाय या तो बॉडी कॉर्पोरेट या नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब जिनकी वो एजेंसी है या तो बॉडी कॉर्पोरेट होंगे या वो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट होंगे। अब अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर उस केस में गवर्नमेंट ने बोला एफसीएम लगेगा, आरसीएम लग ही नहीं सकता। इट मींस अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस देगा सिक्योरिटी सर्विस किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को या अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में गवर्नमेंट करी फॉरवर्ड चार्ज की बातें। क्लियरिटी, तो मतलब यहां पे रिवर्सल है ही नहीं। बट अगर सिक्योरिटी सर्विस देने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और नॉन बॉडी कॉर्पोरेट एक रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो अगर उसमें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, या वो कॉम्पोजिशन वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, तो फिर तो गवर्नमेंट ने बोला फॉरवर्ड चार्ज। बट अगर वो अदर रजिस्टर्ड पर्सन होगा उस केस में फिर गवर्नमेंट करी आरसीएम की बातें होंगी, बस ये पर ध्यान दो। तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है सर, क्रक्स से निकल के आ रहा है कि अगर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट एक रजिस्टर्ड पर्सन को सिक्योरिटी सर्विस देगा उस केस में आरसीएम की बातें होंगी, और कहीं पर भी आरसीएम की बातें नहीं होंगी। और अगर ये नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस दे रहा है अनरजिस्टर्ड को, तो फिर यहां पर देखो आरसीएम क्रॉस है, अगर लगेगा तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, आरसीएम यहां पे लग ही नहीं सकता, बस ये पर ध्यान दो। हाँ बिल्कुल दुर्गेश, इनफ होगा, इनफ बिल्कुल जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि भैया अगर एक, दोबारा सुनना जी, अगर एक, हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर, अगर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट एक रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सिक्योरिटी सर्विस देगा उस केस में आरसीएम लगेगा, बाकी किसी भी केस में आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। कोई डबल टैक्सेशन नहीं है, आरसीएम वाले केस में डबल टैक्सेशन नहीं है। जो टीडीएस आपका करता है तो टीडीएस का आपको रिफंड मिल जाता है बाद में, टीडीएस का रिफंड मिल जाता है। सर डीटी में कंफ्यूजन है एंड ओनली क्वेश्चन सोल्विंग से हो जाएगा क्या प्रैक्टिस, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। जहां जहां डाउट्स होंगे, जिस प्रोविजंस में डाउट्स होंगे, एक बार आप पढ़ लेना उस प्रोविजन को जी, वैसे आपका हो जाएगा क्लियर जी। तो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब यहाँ पे आ रहा है रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल। अच्छा, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल क्या होता है, एक बात बताना, आर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या टैक्सी किराए पर मिलती हैं? और इतनी बड़ी बड़ी मान लो एजेंसी हैं, और बड़ी बड़ी बिग फोर सीए फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी हैं, और अपने एम्प्लॉयज के लिए वो टैक्सी की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो क्या वो सारी की सारी गाड़ियां उनकी हैं? नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्विस ली है। कौन सर्विस ली है? रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल। तो रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की बात यहां पे हो रही है। अब देखो यहां पे जी, अब अगर रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल वाला है ना, उसमें ना दो ऑप्शन है, या तो 5% वाला जीएसटी ले सकते हो, 12% वाला। अब दो ऑप्शन दिए गए हैं किनको? जो रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहे हैं। अब अगर उन्होंने ऑप्शन लिया 12% वाला, तो गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी लगेगा तो फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, रिवर्स चार्ज में जीएसटी नहीं लग सकता, रिवर्स चार्ज में जीएसटी यहां पे नहीं लग सकता। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अगर सुनो, अगर रेंटिंग, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस 5% वाला अगर उन्होंने ऑप्शन लिया है, और सर्विस देने वाला या तो बॉडी कॉर्पोरेट है या देने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है। अब अगर देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब बड़े बाप की औलाद है, मतलब बड़ा है, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा अगर सर्विस देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है। बट अगर सर्विस देने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, और ये सर्विस दी जा रही है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को, अब एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस दूसरे नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा लगेगा तो फॉरवर्ड चार्ज, यहां रिवर्स चार्ज की बातें नहीं हो सकती। सर फिर आरसीएम कहां लगेगा? अगर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है, उस केस में फिर गवर्नमेंट कह रही है आरसीएम की बातें हो सकती हैं, बस ये पर ध्यान दो। तो अगर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस देगा और 5% वाला ऑप्शन लिया हुआ है, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है आरसीएम की बातें होंगी, ये बात ध्यान देना चाहिए।
हाँ वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा जी, उसने ऑप्शन कौन सा लिया, 5% वाला लिया है, 12% वाला लिया है, वो तुम्हें टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कुछ नहीं कहा होगा तो हम 5% मान के चलेंगे। अगर 12 बोला है तो फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी, अगर 5 बोला है तभी आरसीएम की बातें होंगी, बस ये पर ध्यान दो जी। डन। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल चेक करना, तुम्हें पल्ले पड़ रहे हैं? हेलो भाई साहब, ओए एक बार एग्जाम्पल देखो क्या तुम्हें पल्ले पड़ रहे हैं, एक बार चेक करो क्या तुम्हें पल्ले पड़ रहा है। हाँ जी, पल्ले पड़ा तुम्हारे? डन। लो जी। सर एक एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट को सर्विस दिया तो एग्जम्प्ट है। सीनियर एडवोकेट अगर एडवोकेट को दिया तब एग्जामिशन लिमिट चेक करना है, हाँ बिल्कुल जी, तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करनी है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है। लो जी। अब यहां पर फटाफट से बताओ जी, इनमें कोई डाउट तो नहीं है तुम्हें? हाँ जी, इनमें कोई डाउट तो नहीं है? बोलो फटाफट। चलो जी, अब यहाँ पे आ जाओ। अब अगली सर्विस जो हमारी यहाँ पे निकल के आ रही है, सर एक बार थर्ड क्वेश्चन देखना, थर्ड देख लो जी। वो कह रहा है कि अगर आपका 5% होता बट सर्विस प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्स हु इज अनरजिस्टर्ड, हाँ तो उसके इसमें फॉरवर्ड चार्ज ही तो लगता। भाई अगर एक नॉन बॉडी कॉरपोरेट और दूसरे नॉन बॉडी कॉरपोरेट को सर्विस देगा, उस केस में अगर लगेगा तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा ना, आरसीएम की तो बात ही नहीं है। तो वीजी लाइबल होगा जीएसटी पे करने के सिंस सर्विस प्रोवाइडेड टू नॉन बॉडी कॉरपोरेट। ठीक है ना, अगर लगेगा तो फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। रिवर्सल कब लगेगा? अगर नॉन बॉडी कॉरपोरेट किसी बॉडी कॉरपोरेट को सर्विस दे रहे हैं, उस केस में आरसीएम की बातें हो सकती हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, कह रहा आपका आंसर क्या होता अगर सर्विस प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्स हु इज रजिस्टर्ड, तो भी सेम आंसर, तो भी फॉरवर्ड चार्ज की बात होती। अबे नालायको एक बात मेरे को बताओ, फिर तुम ये डायग्राम क्या देख रहे हो? उसमें लिखा तो है साफ साफ, उसमें क्या लिखा है कि अगर सर्विस देने वाला नॉन बॉडी कॉरपोरेट है, लेने वाला बॉडी कॉरपोरेट है, तब आरसीएम है। बट अगर देने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, लेने वाला भी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता, फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी, यहाँ पे आरसीएम लग ही नहीं सकता जी। इस डायग्राम को ध्यान से देखा करो आप। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है जीटीए की सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है जीटीए की सर्विस। अरे जीटीए का मतलब क्या होता है? जीटीए मतलब हो गया गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन पहले मेरे को बताओ, क्या आज प्रैक्टिकल लाइफ में गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है? सारे बच्चे बताओ जी, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में आज गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अच्छा, आज गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन किस माध्यम से हो रही है, बता सकते हो? क्वेश्चन 1 में क्या दिक्कत है? बिल्कुल ही नालायक बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। वीजी इज जीएसटी रजिस्टर्ड,
engage in the supply of renting of passenger motor vehicle to XYZ प्राइवेट लिमिटेड, VG नॉन बॉडी कॉरपोरेट, ये बॉडी कॉरपोरेट, और 5 लाख रुपए वो सर्विस चार्ज कर रहा है, 5% जीएसटी है तो आरसीएम लगेगा। एक नॉन बॉडी कॉरपोरेट एक बॉडी कॉरपोरेट को रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहा है, 5% वाला ऑप्शन लिया हुआ है तो आरसीएम की बातें हो जाएंगी। नालायक। सेकंड बता दूं, सेकंड भी, सेकंड क्योंकि आपने फर्स्ट पूछ लिया, थर्ड पूछ लिया, फोर्थ पूछ लिया, तो सेकंड ये है कि अगर 12% वाला ऑप्शन लिया है तो 12% वाले केस में आरसीएम की बातें वैसे ही नहीं होती, वहां पर फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी, अगर होंगी तो ये बात ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक बार यहां पे आओ। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, प्रैक्टिकल लाइफ में हम गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस किस माध्यम से कर सकते हैं, बताना एक बार। भाई अगर हमें गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करनी है, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन किस माध्यम से कर सकते हैं? बाय एयर भी हो सकती है, बाय वाटर रूट से भी हो सकती है, बाय लैंड रूट से भी हो सकती है, रेलवे रूट से भी हो सकती है, तो अलग अलग तरह से गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बार वन बाय वन यहां पे देखते हैं। अगर आपने गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की है बाय एयर की है, अब गवर्नमेंट करिए, अगर बाय एयर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है ना, जीएसटी हर केस में लगेगा और फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, आरसीएम वाली एंट्री पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहली बात ये समझ लो, बाय एयर वाले केस में आरसीएम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हुई बाय वाटर रूट, अब वाटर में 2 केस हैं, या तो इनलैंड वाटरवेज या अदर वेसल। अब अगर इनलैंड वाटरवेज है, मतलब हमारी इंडिया की लैंड के अंदर जो नाव चल रही हैं, जो बोट चल रही हैं, उसके थ्रू गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, एग्जम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर बाय वेसल गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो अगर स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है तो एग्जम्प्ट है, अगर नॉन स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है तो टैक्सेबल होगा फॉरवर्ड चार्ज में। तो मतलब बाय वाटर वाले केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे लगेगा तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये स्पेसिफाइड गुड्स कौन कौन से निकल के आते हैं? स्पेसिफाइड गुड्स, तो स्पेसिफाइड गुड्स में है ए मंडे को डेट पर चले, ए मंडे को डेट पे चले। अब देखो यहां पर कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आपका मिल्क, सॉल्ट और फूड ग्रेन्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, फिर यहाँ पे निकल के आ गया नेचुरल रिलीफ मटेरियल सप्लाई करना। इन गुड्स की अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो फिर गवर्नमेंट ने बोला बाय वेसल करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जम्प्ट कर देंगे। इन गुड्स की अगर कर रहे हो, अगर इनके अलावा किसी गुड्स की हो रही है फिर वहां पे टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज में। ये बात क्लियर है जी? अब आगे देखो जी, अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारी बाय रेल हो रही है जी, रेल देखिए ना, रेल आपने जो मालगाड़ी होती है उसके अंदर काफी सारा सामान लेके जा रहे होते हैं। अब अगर बाय रेल हो रही है, अगर स्पेसिफाइड गुड्स हैं यही वाले तो एग्जम्प्ट है, अगर नॉन स्पेसिफाइड गुड्स हैं तो टैक्सेबल है फॉरवर्ड चार्ज। अब एक बच्चा कहता है सर हर जगह तो फॉरवर्ड चार्ज है, फिर आरसीएम का है, आरसीएम लगेगा अगर आपने रेंटिंग ऑफ गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस आपने बाय रोड दी है, मतलब बाय एयर, बाय वेसल, बाय रेलवे, कहीं पर भी आरसीएम नहीं है। आरसीएम जो रोड वाले केस में है। अब देखो यहां पे अगर बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन, अब 3 केस हैं, या तो जीटीए के थ्रू, मतलब जो ट्रक चलते हैं उनके थ्रू, या कोरियर जो घर में आते हैं, डीटीडीसी हो गया, इंडियन पोस्ट हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, कोरियर की सर्विस, या थ्रू अदर्स, बाइक, एक्टिवा, स्कूटी, फिर आपका टेम्पो, या आपका फिर अपना रिक्शा हो गया, तो अदर मोड से हो रही है तो एग्जम्प्ट है। तो वहां पे एग्जम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोटा मोटी टैक्सेबिलिटी जो है वो जीटीए वाले केस में है, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी वाले केस में है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, अगर स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है ट्रक के थ्रू तो भाई एग्जम्प्ट है। अगर अदर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है इन गुड्स को छोड़ के, अब यहां पर भी 2 क्वेश्चन है, या तो जीटीए 12% वाला ऑप्शन लेगा या 5% वाला। अगर जीटीए यहां पे 5 आएगा जी, अगर जीटीए 12% वाला ऑप्शन लेगा तो वही फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी, यहां पे कभी भी आरसीएम की बातें नहीं होंगी। पता नहीं कौन नालायक बच्चा है, यहां पे फॉरवर्ड चार्ज की बातें। और अगर जीटीए 5% वाला ऑप्शन ले रहा है, 5% वाला, तो 2 केस हैं, या तो जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को तो आरसीएम लगेगा जी। बट अगर वो सर्विस दे रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब वो सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है, मान लो मैं अनरजिस्टर्ड हूं और मैंने गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली है,
तो अगर गवर्नमेंट करी तुम स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड हो, मतलब इनमें से कोई एक हो, तो भी आरसीएम लग जाएगा, तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा जो रिसीवर है। बट अगर ये सामने वाला बंदा नॉन स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है, नॉन स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड नहीं, नॉन स्पेसिफाइड, उस केस में गवर्नमेंट कहती है देखो जी, अगर आप नॉन स्पेसिफाइड यूआरपी हो, नॉन स्पेसिफाइड यूआरपी का मतलब इनको छोड़ के जो यूआरपी बच रहे हैं वो, फिर गवर्नमेंट कह रही यहां पे एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में है, यहां पे कोई भी टैक्सेबिलिटी की बात नहीं है। सर जी यार आप ना हमें ना क्रक्स बताया करो, ये ना क्रक्स बताओ सर, ये इतना लंबा चौड़ा ना, आप माना आप हमें करा रहे हो, रिवीजन करा रहे हो, बट हमें ना क्रक्स से मजा आता है, तो मेरे बच्चा क्रक्स ये निकल के आ रहा है, मोटा मोटी क्रक्स से आ रहा है। अगर जीटीए की सर्विस बाय रोड दी जा रही है, अगर वो सर्विस दे रहे हैं आरपी को तो आरसीएम लगेगा 5% वाले केस में। अगर वो सर्विस दे रहे हैं यूआरपी को, अगर वो सर्विस दे रहे हैं यूआरपी को, तो यूआरपी वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर वो अनरजिस्टर्ड है, अगर वो स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड है तो आरसीएम है, अगर वो स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड नहीं है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज की बातें, सॉरी यहां पे एग्जम्पशन की बातें होंगी, यहां पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये एंट्री बड़ी बड़ी है सर, ठीक है ना, ये एंट्री थोड़ी सी बड़ी बड़ी है, थोड़ी सी टेक्निकल भी है, थोड़ी सी बड़ी बड़ी भी है, इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे दिमाग में सेट होंगी, अदरवाइज दिमाग में सेट नहीं होंगी, ये बात ध्यान देना। और एक बात और सुनो, यहां पर फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी आ गया है, याद रहे से वो कॉपीराइट वाले केस में था, जो हमारा कॉपीराइट वाला केस था, वो अपना म्यूजिक कंपोजर वाला, वहां पे अपना अपना ऑथर टू पब्लिशर वाला, वहां पर फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन भी आ गया था, यहां पर भी आ चुका है। यहाँ पर अगर आप चाहो, अगर अगर आप आरसीएम नहीं चाहते, फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना चाहते हो, यू हैव टू फाइल डिक्लेरेशन, तो आप उसके थ्रू फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी जीएसटी पे कर सकते हो जी। ठीक है सर, आप फरीदाबाद में कौन से सेक्टर में शिफ्ट हुए? सेक्टर 21C, सेक्टर नंबर 21C मेरे बच्चों, ओए मेरे बच्चों। ठीक है जी, चलो यहां तक लॉक करें इसको, पक्का पक्का, कोनो दिक्कत तो नहीं है क्या? इसको हम लॉक कर सकते हैं? बोलबा, ओ मेरे बचवा, बोलबा, दिक्कत तो ना आ रही? ओए मेरे बच्चों, हाँ जी डन। चलो अब यहाँ पे देखो जी, अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये हमारी लास्ट सर्विस है गवर्नमेंट की सर्विस, अब यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट की सर्विस की, अब यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट की सर्विस। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की सर्विस पर भी आरसीएम की बातें हो रही हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रही है उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा जी, अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है। अब देखो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर सर्विस दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, अब अगर ये सर्विस दे रहे हैं कौन कौन सी, जैसे मान लो पोस्टल डिपार्टमेंट की, या कोई सर्विस एयरक्राफ्ट और वेसल वाली है, या गुड्स और पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन है, अगर ये सर्विस दे रही हैं तो फिर गवर्नमेंट ने बोला हमेशा फॉरवर्ड चार्ज है, यहां कभी भी आरसीएम नहीं लग सकता है। इवन रेलवे डिपार्टमेंट भी अगर अब सर्विस देगा तो फॉरवर्ड चार्ज में है, जबकि पहले रेलवे डिपार्टमेंट की सर्विस आरसीएम में होती थी। अब मोटा मोटी ये मान के चलो, यहां पर ये निकल के आ रहे हैं 1 2 3 और एक रेलवे डिपार्टमेंट, इट मीन अगर ये सर्विस दे रहा है किसी को भी तो फिर गवर्नमेंट ने बोला फॉरवर्ड चार्ज की बातें हैं, आरसीएम की बातें यहां पर नहीं है जी। क्लियर है जी? अच्छा, अगर ये सर्विस दे रहा है कोई दूसरी इनको छोड़ के, जैसे रेंटिंग, बैंकिंग, वीजा, टेलीकम्युनिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विस और भी होती हैं इनको छोड़ के, अगर वो दे रहा है, अब वो सर्विस दे रहे हैं नॉन बिजनेस एंटिटी को तो एग्जम्प्ट है। मतलब अगर ये सर्विस नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है तो फिर गवर्नमेंट ने बोला एग्जम्प्ट है। अच्छा, अगर दे रहे हैं बिजनेस एंटिटी को तो दो बाइफर्केशन है, या तो गवर्नमेंट सर्विस दे रही है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल की, या अदर देन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल की सर्विस दे रही है। पहले रेंटिंग की बात कर लेते हैं। अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है तो
किसको सर्विस देने हैं? बिजनेस एंटिटी को। अगर बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट है तो एग्जम्प्ट है, अगर अदर बिजनेस एंटिटी है और कंसीडरेशन 5000 तक है तो एग्जम्प्ट है, अगर 5000 से ज्यादा है तो यहां पे टैक्सेबल होगा आरसीएम में। और ये पॉइंट हमने आरसीएम के अंदर भी पढ़ा था, एक बार आरसीएम वाला डायग्राम जाके देखना चाहिए। वहां पर भी मैंने कहा था कि अगर बिजनेस एंटिटी कि अगर कंसीडरेशन 5000 तक है तो एग्जम्प्ट, अगर 5000 से ज्यादा है तब जीएसटी लगेगा और आरसीएम में जीएसटी लगेगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। ठीक है। अब बच्चा कह रहा है सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस नहीं है, अदर सर्विस है, उस केस में क्या होगा? अब अदर सर्विस में अगर उस बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तो एग्जम्प्ट है, अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है और वो बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट है तो भी एग्जम्प्ट है, अगर गवर्नमेंट नहीं है और कंसीडरेशन 5000 तक है तो एग्जम्प्ट है, अगर 5000 से ऊपर है तो आरसीएम लगेगा, ये बात ध्यान दीजिए। तो ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है और इसमें से वैसे कभी क्वेश्चन बने नहीं है, मैं बता दूं सर, ठीक है ना। तुम्हारे एग्जाम में लिख लो, कहते हैं ना सुबह सुबह सरस्वती माता कई बार बैठी होती है, वैसे तो हर टाइम सरस्वती माता कभी भी बैठ सकते हैं, ठीक है। अब मेरे साथ में बिल्कुल मंदिर भी है, मंदिर के दीवार पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, इस बार मैंने कल भी कहा था डायरेक्टर वाला क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है, ठीक है। और दूसरा जो मुझे लग रहा है इस बार तुम्हारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, एक कॉपीराइट वाले में से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है, कॉपीराइट वाले में से, बहुत ध्यान सुनना। और तीसरा जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कॉपीराइट के अलावा, वो आपका यहां पे निकल के आ रहा है इंडिविजुअल डीएसए वाला पॉइंट जो है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। तो ये पॉइंट आपका यहां पे निकल के आ रहा है जी। अब यहां पे आ जाओ, देखो यहां पर जी, अब यहां पे है ईसीओ, यहां पर क्या है? ईसीओ जी, यहां पर बात हो रही है ईसीओ की। अब यहां पे सेक्शन नंबर 95 है, सेक्शन नंबर 95। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, अभी तक जो हमने एंट्री की है सर्विस वाली, उस पे जीएसटी कौन पे कर रहा था बताना? सप्लायर पे कर रहा था या रिसीवर पे कर रहा था? बताओ कौन पे कर रहा था जी? जल्दी बताओ, उस पे जीएसटी कौन पे कर रहा था? सप्लायर पे कर रहा था या रिसीवर पे कर रहा था? कौन उस पे जीएसटी पे कर रहा था? मैं आपसे बस इतनी सी बात जानना चाहता हूं, कौन उस पे जीएसटी पे कर रहा था? जल्दी बोल दो मेरे बच्चों, बोलो, क्यों नहीं बोलते? बोल दो ना जरा, बोल लो। हाँ नहीं, कौन जीएसटी पे कर रहा था बताओ? रिसीवर पे कर रहा था। कौन पे कर रहा था? रिसीवर पे कर रहा था, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि इस केस में ना तो सप्लायर करेगा ना रिसीवर करेगा, थर्ड पार्टी जीएसटी पे करेगी और उस थर्ड पार्टी को बोलते हैं ईसीओ। ईसीओ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब ऐसे कौन कौन सी जगह पे है जहां ना तो सप्लायर पे करेगा ना ही रिसीवर पे करेगा, थर्ड पार्टी पे करेगी? तो पहली बात ये समझ लो, ये पॉइंट सिर्फ सर्विस वाले केस में है, गुड्स वाले केस में नहीं है। इट मींस अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट से गुड्स बेच रहे हो तो फॉरवर्ड चार्ज चाहिए, सप्लायर जीएसटी पे करेगा, रिसीवर आरसीएम में कवर है नहीं है, सप्लायर पे करेगा अगर तुम गुड्स की सप्लाई कर रहे हो। और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारे के सारे गुड्स की सप्लाई करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू। सर ईसीओ मतलब, ईसीओ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब होता है जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, फिर आपका फिर उबर, ओला, ठीक है, फिर बुक माई शो, ठीक है, आपका booking.com हो गया, फिर गोआई बीबो हो गया, अगोड़ा हो गया, ये सारे के सारे जो हैं ये सब आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अब इनके थ्रू गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तो अगर गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो फिर गवर्नमेंट ने बोला सप्लायर पे करेगा नॉर्मल चार्ज। बट अगर इसके थ्रू सर्विस की सप्लाई कर रहे हो तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अब यहां पे देखो जी, टोटल मिला के मोटा मोटी 5 सर्विस ऐसी हैं जहां पे गवर्नमेंट कहती है ईसीओ जीएसटी पे करेगा जी। मतलब टोटल मिला के 5 सर्विस ऐसी हैं जहां पर ईसीओ जीएसटी पे करेगा। कितनी सर्विस है? 5। बाकी सब केस में गवर्नमेंट कहती है फॉरवर्ड चार्ज की बातें हो सकती हैं, इन 5 केस में जीएसटी ईसीओ पे करेगा। कौन कौन सी है? पहला, पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ओमनी बस को छोड़कर। ओमनी बस समझ गए ना, किडनैपिंग वैन जो होती है, इको जो होती है किडनैपिंग वैन, उसकी बात यहां पे नहीं हो रही। बाकी सभी जैसे ओला कैब, उबर कैब, रैपिडो, ठीक है, तो इन पे ईसीओ जीएसटी पे करेगा। मतलब जो ये ओला, उबर और रैपिडो वाले हैं ये जीएसटी पे करेंगे क्योंकि यही ईसीओ है। ये ऑनलाइन वाले हैं ना, ये सप्लायर और रिसीवर को मिलवा रहे हैं तो ये कमीशन खाते हैं, तो इस केस में ये जीएसटी पे करेंगे। तो पहला तो हो गया पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन।
दूसरा ओमनी बस यहां पे आ गया। ओमनी बस तब यहां पे आएगा अगर सप्लायर जो है ओमनी बस की सर्विस देने वाले का तो वो कंपनी है। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहने कि अगर वो नॉन कंपनी है तो हटा दो, अगर वो कंपनी है उस केस में फिर गवर्नमेंट, अच्छा एक्सेप्ट इफ सप्लायर ऑफ सच सर्विस इज कंपनी, मतलब अगर इसका सप्लायर कंपनी है तो 9(5) एप्लीकेबल मत कर देना। 9(5) फिर वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको मैं दिखाता हूं, देखो यहां पर नीचे एक डायग्राम यहां पर मैंने बनाया होगा, ये देखो जी, ये देखो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन या तो ओमनी बस या अदर मोटर व्हीकल। अब अगर अदर मोटर व्हीकल है, सप्लायर कंपनी हो नॉन कंपनी हो फर्क नहीं पड़ता, 9(5) हमेशा लगेगा। बट अगर ओमनी बस वाले केस में अगर सप्लायर कंपनी है तो 9(5) नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज। अगर सप्लायर नॉन कंपनी है तो 9(5) लगेगा, उस केस में ईसीओ जीएसटी पे करेगा जी। ठीक है, उसके बाद देखो फिर यहाँ पे जी अगला फिर आ रहा है प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन। अब ये एकोमोडेशन का मतलब हो गया मेक माई ट्रिप हो गया, Booking.com हो गया, ओयो हो गया, ठीक है, फिर आपका अगोड़ा हो गया। मल्टीपल एप्लीकेशन है जहां से आप होटल की बुकिंग करा सकते हो, तो फिर उस पर जीएसटी कौन पे करेगा? जिसके थ्रू बुकिंग करा रहे हो ईसीओ पे करेगा। फिर हाउस कीपिंग, अर्बन कंपनी, आजकल तो अर्बन कंपनी के अलावा और भी कई सारी कंपनी है जो हाउस कीपिंग की सर्विस दे रही हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर हाउस कीपिंग की सर्विस दी जा रही है तो अर्बन कंपनी वाले जो होंगे यहां पर जीएसटी पे करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। फिर रेस्टोरेंट और सर्विस, ये स्विगी जोमेटो, इन सबकी सर्विस पे अब 9(5) है, सबकी सर्विस पे 9(5) है। मतलब सब जगह ईसीओ जीएसटी पे करेगा, सप्लायर रिसीवर पे नहीं करेगा इन 5 केस में। अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान देना, अगर रेस्टोरेंट की बात करूंगा, अगर रेस्टोरेंट तुम्हारा ऐसे होटल में है जिसका रूम रेंट 7500 रुपए तक का है तब तो 9(5) लगाना है। बट अगर जिस होटल में तुम्हारा रेस्टोरेंट है, अगर उस होटल के किसी भी एक रूम का रेंट 7500 पर डे से ज्यादा का है तो फिर 9(5) नहीं लगेगा, फिर सप्लायर, क्योंकि भैया गवर्नमेंट कह रही अगर एक रेस्टोरेंट एक होटल में है, उस होटल का रूम रेंट 7500 से ऊपर है तो वो होटल बड़े बाप की औलाद है, वो खुद भी जीएसटी पे कर सकता है, तो वहां पे 9(5) की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। तो अगर मान लो यहां तक है तो 9(5) लगेगा, अगर इससे ऊपर होगा तो 9(5) एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है जी? अब यहां पे आना एक बार जी। अब यहां पे देखो बच्चा कहता है सर जैसे किसी हम ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू गुड्स की सप्लाई करते हैं, तो अगर आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू गुड्स की सप्लाई करते हो या सर्विस की सप्लाई कर रहे हो, इन 5 सर्विस को छोड़ के, लाइक ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस हो गया, कंसल्टेंसी की सर्विस हो गया, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी की सर्विस हो गया, होता है ना एस्ट्रोटॉक, अब ये सारी सर्विस है, बुक माई शो, टिकट बुक करवाने की सर्विस हो गया, इन सब केस में गवर्नमेंट कहती है यहां पर ईसीओ जीएसटी पे करने के लायबल नहीं है, मतलब यहां पे 9(5) नहीं लगेगा। अब 9(5) नहीं लगेगा तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट कहती है माना ईसीओ जीएसटी पे करने के लायबल नहीं है, बट इस केस में ईसीओ, याद है एक सेक्शन पेंडिंग था, टीसीएस कलेक्ट करेगा। मतलब जहां ईसीओ जीएसटी पे करने के लायबल है वहां तो ईसीओ पे कर रहा है, बट जहां ईसीओ जीएसटी पे करने के लायबल नहीं हो रहा तो उस केस में ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा, और वो रेट है टोटल मिला के 0.5, मतलब 0.25 सीजीएसटी, 0.25 एसजीएसटी, जो अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट को यहां पर देना पड़ेगा टीसीएस के नाम से, अगर तुम जीएसटी पे करने के लायबल नहीं हो तो मतलब जहां 9(5) लग रहा है वहां तो ईसीओ जीएसटी पे करेगा, जहां 9(5) नहीं लग रहा वहां ईसीओ जीएसटी तो नहीं पे करेगा, बट ईसीओ टीसीएस काट के जमा कराएगा, बस ये पर ध्यान दो। और यहां पे देखो जी सप्लायर लाइबल टू पे जीएसटी, और अगर ऑब्लिगेशन देखो हो ना ईसीओ तो कलेक्ट टीसीएस 0.5, 0.25, 0.5 टीसीएस कलेक्ट होगा जी, ये पॉइंट यहां पे लिखा हुआ जी। हाँ या तो 9(5) या टीसीएस, बिल्कुल सही बात है, या तो 9(5) लगेगा या टीसीएस लगेगा। अच्छा जो ईसीओ है उसकी फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो क्या होगा? अगर फिजिकल प्रेजेंस उसकी इंडिया में नहीं है तो फिर उसको, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो टैक्स पे करेगा जी, वो टैक्स पे करेगा। अच्छा अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो, और ना ही फिजिकल प्रेजेंस है, फिर उसको एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जो इनके बिहाफ पे जीएसटी पे करेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, तो अब यहां पे आ जाओ। अब ये देखो जी कुछ गुड्स वाले केस के अंदर भी आरसीएम है। अब गुड्स वाले केस में जो आरसीएम है ना, ये सिर्फ सीएस के बच्चों के एग्जाम में एप्लीकेबल है। सीएमए वाले बच्चे भी एक बार मॉड्यूल चेक कर ले, मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है कि सीएमए के एग्जाम में है या नहीं है, सीए के एग्जाम में नहीं है। तो अब सीए वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वह यहाँ से जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं गुड्स की बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि कौन कौन से गुड्स पे यहाँ पे आरसीएम लगाया गया जी। अब एक बार चेक करते हैं कौन कौन से गुड्स पे आरसीएम है। सर एक पर्सन कौन अपॉइंट करेगा? वो तो ईसीओ चेक करेगा ना, ईसीओ को देखना पड़ेगा जी, वो तो ईसीओ अपॉइंट करेगा।
ईसीओ को एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा जो उसके बिहाफ पे इंडिया में टैक्सेशन की ट्रीटमेंट करेगा। अच्छा, गवर्नमेंट सर्विस एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा से सुन लेना, मतलब अगर आपको स्पीड थोड़ी फास्ट लगी है तो एक बार वीडियो पीछे करके स्पीड स्लो करके आप उसको सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, चलो अब यहाँ पे चेक करना गवर्नमेंट अपना गुड्स कौन कौन से आरसीएम है। तो पहली बात यहाँ पे गुड्स कौन सा निकल के आ रहा है जी, फर्स्ट यहाँ पे गुड्स आपका निकल के आ रहा है कौन सा, कैश्यू नट्स, नोट शेल्ड और नोट पील्ड। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो पहला क्या आ रहा है, पहला कैश्यू नट्स, नोट शेल्ड और नोट पिल, मतलब जो रो काजू नहीं होते, व्हाइट काजू नहीं मैं कह रहा, मैं दोबारा बोलूंगा व्हाइट काजू नहीं कह रहा, मैं बात कर रहा हूं कैश्यू नट्स, नोट शेल्ड और नोट पिल्ड, जो रो काजू होते हैं उनकी सप्लाई पे आरसीएम है। बीडी रैपर, बीडी नहीं, हेलो भाई साहब, बीडी नहीं, बीडी रैपर, बीडी रैपर मतलब बीड़ी बनाने वाले पत्ते, इनकी सप्लाई पे रिवर्स चार्ज है। टबैको लीव्स, टबैको बनाने वाले पत्ते, टबैको पे रिवर्स चार्ज नहीं है, टबैको बनाने वाले पत्ते जो टबैको के पत्तों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उस पे वहां पे रिवर्स चार्ज है। उसके बाद एक और यहाँ पे जी, अब जो असेंशियल ऑयल्स होते हैं, असेंशियल ऑयल जैसे होता है ना कि आप आप बहुत सारे असेंशियल ऑयल आजकल खाना बनाने में यूज करते हो, ठीक है ना, बहुत सारे असेंशियल ऑयल खाना बनाने में यूज होते हैं। तो उसने बोला असेंशियल ऑयल अदर देन, किसको छोड़कर, अदर देन दोज ऑफ सिट्रस फ्रूट, जो सिट्रस फ्रूट से बने उन असेंशियल ऑयल को छोड़ के, जैसे मान लो ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, तो उस पे यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज है। बाकी जो भी और असेंशियल ऑयल हैं जो इनमें कवर नहीं है सब पे रिवर्स चार्ज की बातें हो जाएंगी। उसके बाद सिल्क यार्न, सिल्क यार्न समझ गए, सिल्क यार्न जो सिल्क होती है, सिल्क का धागा, उस पर रिवर्स चार्ज है। रो कॉटन, जो नॉर्मल कॉटन नहीं, रो कॉटन मतलब जिससे रुई बनती है, रुई के पौधे होते हैं, रुई आपने कभी निकलती हुई देखी हो तो जिससे रुई बनती है, रो कॉटन जो है उसकी सप्लाई पे गवर्नमेंट कह रही है वहां पे आरसीएम की बातें यहाँ पे हो जाएंगी। तो रो कॉटन पे आरसीएम है, खाली कॉटन नहीं, रो कॉटन की सर्विस पे गवर्नमेंट कह रही है आरसीएम है। उसके बाद देखो अगला फिर बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, तो लॉटरी की सप्लाई पे आरसीएम है। आप अगर लॉटरी की सप्लाई करोगे तब आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, तो लॉटरी की सप्लाई पे आरसीएम लगेगा। और यूज्ड व्हीकल, कॉन्फिस्केटेड गुड्स, जो जो आपके गुड्स ऑक्शन के अंदर बिक सकते हैं, देखो यहाँ पे लॉटरी की सप्लाई पे है। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है यूज्ड व्हीकल, सीज गुड्स, उस पे आरसीएम लगेगा। और साथ में प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट कह रही है, इस पे गवर्नमेंट कह रही है आरसीएम लगेगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। सर ये क्या होते हैं, याद है आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर कहा था कि कुछ बैंकों को टारगेट मिलता है कि आपको इतने लोन देने हैं, अगर वो टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो वो उन बैंकों से जिनके टारगेट पूरे हो चुके हैं उनसे एक सर्टिफिकेट लेते हैं, लैंडिंग, उसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। तो उसकी सप्लाई पे गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे आरसीएम की बातें होंगी। तो ये गुड्स हैं जहां पे आरसीएम लगेगा, बस ये पर ध्यान दो, ये गुड्स हैं जहां पे आरसीएम लगेगा। अच्छा ठीक है, तो अब जाके ना, अब जाके हमारा आरसीएम वाला पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाता है जी। अब जाके हमारा आरसीएम वाला पॉइंट कवर है। अब इसमें एग्जामिशन हमारी कुछ बैलेंस बची हैं, एग्जामिशन भी हम रिवाइज करेंगे, बिल्कुल रिवाइज करेंगे, बट हम बाद में रिवाइज करेंगे। अभी हम, अब सुनो, अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास का टारगेट जो है, कल हमारी क्लास होगी सेम टाइम के ऊपर, तो कल हम टॉपिक कर लेंगे रजिस्ट्रेशन वाला, ठीक है, कल हम रजिस्ट्रेशन वाला करेंगे। अगर टाइम बचा तो कल इनवॉइस वाला टॉपिक भी करवा दूंगा, ठीक है। कल हमारी 17 तारीख है, 17, 18, 19, तो हम ये 2-3 दिन मान के चल रहे हैं। उसके बाद 20 तारीख से हम कोशिश करेंगे अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और मैं अभी भी कह रहा हूं अगर आपकी रिवीजन साथ साथ नहीं चल रही, रिवीजन कर लो, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं उसके बिना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और फिर ये बाद में रिवीजन तुम्हें कभी देखने को नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। हाँ बिल्कुल करने हैं वैल्यूएशन के रूल्स से, उसको एक बार मैं उसका आधे पौने घंटे का सेशन ले लूंगा, उसके अंदर कवर हो जाएंगे जी, ठीक है, डन। चलो तो फिर बाकी मिलते हैं जी। नहीं नहीं नहीं, कल 10 बजे क्यों, कल तो वही 12:30 बजे, कल नॉर्मल 12:30 बजे हमारी क्लास होगी जी, ठीक है, 12 या 12:30 के बीच में, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। सारे बच्चे फटाफट से लाइक करो
और शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कम से कम 30 से 40% बच्चा ऐसा है जो अनसब्सक्राइब्ड है बट लेक्चर देख रहा है। तो ऐसे मत करो, सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब करेंगे और घंटे का बटन को प्रेस करेंगे, तब जाके रीच इस वीडियो की बढ़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।